नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। पिछले वर्ष से हम सब जानते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। योग पर अब विश्व की नजरें लगी हैं। हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं पिछले कुछ दशकों में जाहिर की जा रही हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका समाधान हमें योग के जरिए मिल सकता है। योग को लेकर बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न भी रहता है कि क्या योग हमें तब करना चाहिए जब हम बीमार पड़ जाएं, या जब हम योग करें तो ये ध्यान रखें कि हम इसको नियमित करें तो हमें कोई बीमारी होगी नहीं। योग को लेकर कुछ चमत्कारों की बात भी होती रहती है। योग को समझना क्या सचमुच इतना जटिल है? आज विशेषज्ञों से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए योग कितना आवश्यक है और साथ ही साथ इसे करने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि जब भी बात आती है किसी भी व्यक्ति के योग करने की, तो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि इसके लिए बहुत सारा समय लगेगा या फिर इसे करना काफ़ी मुश्किल है। आजकल की जो जीवन शैली है, जिसमें अनियंत्रित खान पान और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें तनाव का जिक्र होता है, जिससे कई बीमारियों की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में हर व्यक्ति के सामने यही प्रश्न होता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। सबसे बड़ी चीज यह है कि योग सिर्फ शरीर पर नहीं, कहते हैं मन और मन के साथ हमारे अध्यात्म को भी प्रभावित करता है। किस प्रकार ये समग्र रूप में मिलकर योग बनता है या जोड़ बनता है कुल हमारे स्वास्थ्य का, या स्वास्थ्य की अवधारणा जो स्थूल रूप में सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाती है, उसके आगे क्या है? क्या योग सिर्फ शरीर तक सीमित है या शरीर के परे यानी कायातीत भी है? आज बहुत विस्तार से ये समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आज के एक बहुत बड़े खतरे की, जो हम सबको है, मधुमेह। क्या मधुमेह को इससे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या मधुमेह को इससे दूर रखा जा सकता है? ये भी योग के परिदृश्य में समझने की आवश्यकता है। योग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसे सरलता से कैसे किया जा सकता है, किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में योग को शामिल करके स्वस्थ रहा जा सकता है, और स्वास्थ्य बनाए रखने में योग का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। योग शरीर और मन को संयुक्त कर चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार और पूर्ण आनंद प्राप्त करने की प्रक्रिया। योग के कई रूप हैं और स्वस्थ जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। योग स्वस्थ रहने के लिए भी उपयोगी है, बीमारियों से बचाव के लिए भी, और कई बीमारियों को ठीक करने में भी प्रभावशाली है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण अधिकतर लोगों में कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ गई है। मधुमेह की समस्या आज बेहद आम हो गई है। मधुमेह से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है और मधुमेह से ग्रस्त होने का खतरा भी। ऐसे में मधुमेह रोग के प्रबंधन और मधुमेह से बचाव में योग का महत्व है। योग का चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रयोग जीवन शैली संबंधी बीमारियों में काफी उपयोगी है। वहीं योग को अपने जीवन में शामिल कर निरोग रहना और रोगों से बचाव कर पाना संभव है। योग को चिकित्सा पद्धति के रूप में देखें, बीमारियों से बचाव के लिए या आध्यात्मिक जीवन पद्धति के रूप में इसे अपनाया जाए। योग का हर रूप उपयोगी है और इसका प्रभाव लाभकारी। योग को अपने जीवन में शामिल करना निरोगी रहने के लिए लाभदायक है, साथ ही आध्यात्मिक जीवन जीने का सरल और उत्तम विकल्प है योग। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अक्सर ये कहा जाता है हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर मन ठीक है तो शरीर भी ठीक है। तो समझ में कई बार ये बात नहीं आती कि मन का ठीक होना जरूरी है तो तन ठीक रहेगा, या शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा। कुल मिलाकर दोनों का क्या संबंध है, और साथ ही साथ आध्यात्मिक पहलू, आध्यात्मिक पक्ष कितना आवश्यक है, हम समझेंगे विशेषज्ञों से। और साथ ही साथ योग किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन गया है, ये भी जरूर समझेंगे।
और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, जैसे बात हो रही है मधुमेह की, तो जो लोग इसके खतरे में हैं वो क्या योग के माध्यम से इससे बचाव कर सकते हैं, और जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं क्या मधुमेह को मैनेज करने में यानी उसके प्रबंधन में इसका लाभ होता है, अगर हाँ तो कैसे। ये विशेषज्ञ हमें बताने वाले हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर SV मधु, आप हेड हैं डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, GTB हॉस्पिटल से। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा, आप डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल योग सोसाइटी से। डॉक्टर ईश्वर बासवरेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूट। साथ ही योग कैसे किया जा सकता है और कैसे आसनों को प्रभावशाली तरीके से आप कर सकते हैं, ये खास तौर पर हमें बताने वाले हैं यहाँ मौजूद हमारे योग शिक्षक नीतू जी और योग शिक्षक पवन कुमार जी। आज का जो विषय है योग और स्वास्थ्य, किस तरह से इसका महत्व हो सकता है, इसके बारे में बहुत सी बातें हैं जो सभी लोग जानना चाहते हैं। आजकल बहुत सी बीमारियों के बारे में ये कहा जाने लगा है कि वो हमारी चिंता यानी तनाव के कारण शुरू होती हैं, जिनमें से मधुमेह एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा होगा जीवन में तो वो उससे होने का खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर मधु, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या जो तनाव है, क्या जो हमारा मन है, हम जैसा सोच रहे हैं, अगर हम उदास हैं, परेशान हैं, तो क्या हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर उसका सीधा असर पड़ता है या ये काल्पनिक बातें ज़्यादा हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारा थॉट प्रोसेस है या जो मन का सोच है, उसका और एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत गहरा ताल्लुक है। और ये देखा गया है कि अगर आपका मूड एक तरीके से रहे और एक सिस्टम में रहे तो आपका बॉडी और एंडोक्राइन सिस्टम और जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो सारे एक बैलेंस में निकलते हैं। और इस बैलेंस से आपकी जो गाड़ी कह लो या शरीर कह लो, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में चलता है। इसकी साइंटिफिक प्रूफ भी, और विशेष तौर पर हम कहते हैं HPA सिस्टम या हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस सिस्टम, ये मेन सिस्टम है जो स्ट्रेस रिलेटेड है और जो थॉट प्रोसेस और बॉडी के शरीर को जो कनेक्ट करता है। और डायबिटीज़ के विषय में और भी डिजीज़ के विषय में भी ये सिस्टम के एक्टिवेशन से ही कुछ हार्मोन ऐसे उत्पन्न होकर और शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ और बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। जी डॉक्टर रेड्डी, आपसे समझना चाहेंगे, योग प्राचीन काल से किया जा रहा है और योग को लेकर सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे जीवन शैली या जीवन जीने का तरीका मानते हैं, वहीं कुछ मत आजकल के समय में आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रोगों को ठीक करने में इसका कुछ लाभ होगा। आप योग को कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर जब बात होती है निरोगी रहने, स्वस्थ रहने और योग के साथ उसके संबंध की, तो किस तरह से आप उसे देखते हैं? खास तौर पर योग को आपने देखा तो एक अध्यात्म शास्त्र है। आत्म साक्षात्कार के लिए, हम अपने आप को जानने के लिए ये शास्त्र को बताया गया। लेकिन पुरातन काल से 5000 साल से हमने योग का जो आविष्कार हुआ है, एवोल्यूशन हम कहते हैं, उसको देखते हुए कि योग को उसमें परिवर्तन आया है। उससे आपका मन पर केंद्रीकृत हुआ, बाद में शरीर पर हुआ। हजारों साल से वो जनमन को जो डिमांड है, उनका जो नीड है, उसके अनुसार योग में बहुत सारे आविष्कार हुआ, उसके परिवर्तन हुआ। आजकल के ज़माने में योग का उपयोग इसलिए हो रहा है कि उसमें ऐसे टेक्निक है, हमारा बॉडी माइंड रिलेशनशिप कहते हैं, उसको समझने में योग के अलावा कोई ऐसे साधनाएं नहीं है। हमारा ऋषि मुनियों ने जो अध्ययन किया, अभ्यास किया, हजारों साल तक उसको आविष्कार करके बताया कि योग से हमारा शरीर और मन का जो स्वस्थ रखने में सहायता होता है। उससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाती है और सारे हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, उसका मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलता है। जी डॉक्टर मिश्रा, जब भी योग की बात आती है, आजकल हम सभी देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सभी लोग योग प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो योग की जब बात आती है, योगासन नज़र आता है। क्या योग का जो प्रभाव है या जो इसकी गहराई है सिर्फ योगासन तक ही सीमित है, या फिर कितनी इन डेप्थ जाया जा सकता है? क्या बताना चाहेंगे योग के विषय में? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि योग एक समग्र प्रणाली है और योग की दृष्टि में शरीर हमारे 3 माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसलिए केवल स्थूल शरीर तक सीमित होने वाले जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी उसमें विधियां बताई गई हैं, वो
आंशिक योग का अभ्यास है। इसलिए योग जो करते हैं उसमें शरीर तो प्रभावित होता ही है, उससे अधिक हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे फिजिकल बॉडी का कंट्रोल करता है। सूक्ष्म शरीर जैसे अभी आपने बताया कि मन बड़ा है कि शरीर बड़ा है, शरीर से मन का कंट्रोल होता है या मन से शरीर का कंट्रोल होता है। योग इस दिशा में एकदम स्पष्ट है। स्पष्टता ये है कि मन से शरीर का कंट्रोल होता है। मन जो है सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, और जब तक हम मन को उन्नत नहीं करेंगे शरीर उन्नत नहीं होगा। तब योगासन केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज बन के रह जाएगा। इसलिए योग की हर प्रक्रिया में मन का ध्यान रखना आवश्यक है। जी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। आप ये कह रहे हैं कि योग को सिर्फ व्यायाम न समझें, ये उससे बढ़कर क्या चीज़ है। जो चीज़ है वो भी ज़रा और आपसे विस्तार से समझेंगे, क्योंकि हमारे कई दर्शकों ने हमें ईमेल्स भेज दिए हैं। सुरेश जैन जी ये जानना चाहते हैं कि क्या कॉर्नरी डिपॉजिट्स जो हो जाते हैं, क्या योग के ज़रिए वो भी दूर किए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे वही दिक्कत आती है डॉक्टर रेड्डी, चमत्कारों की बात तुरंत होने लगती है। पता नहीं किसी भी पैथी में तो इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन योग से, आयुर्वेद और इस तरह की पद्धतियों में तुरंत चमत्कार की लोग उम्मीद करते हैं। विवेक नारायण लिख रहे हैं कि क्या लोअर बैक अगर पेन हो किसी को स्लिप डिस्क की वजह से, क्या वो दूर हो सकता है, और क्या शवासन डायबिटीज़ में लाभदायक है। तो क्यों ना डॉक्टर रेड्डी, हम आपसे चाहेंगे जो हमारे योग शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं दर्शकों को शुरू में बताइए। बार बार हम आपसे अनुरोध करते रहेंगे, तो शुरुआत कौन सी क्रियाओं से करेंगे जो बहुत आवश्यक है। बात हो रही है कि मन को किस तरह से हम नियंत्रित करें, उस अवस्था में लेकर जाएं। सबसे पहले हम योग अभ्यास प्रार्थना से चालू करते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने भी बताया कि योग एक शरीर और मन को जोड़ने का प्रक्रिया है, उसका जो हम प्रार्थना से अभ्यास करते हैं। उसके बाद हम क्रियाएं करते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको कपालभाति क्रिया। कपालभाति जैसे हमने क्या करते हैं कि हमारा पूरा श्वासोच्छ्वास ठीक ढंग से करने के लिए, जो हमारा श्वास केंद्र है उसको ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। विशेष तौर पर मधुमेह नियंत्रण करने में कपालभाति बहुत अच्छा उपयोगी साबित होता है। कपालभाति के बाद हम तुरंत एक बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास अभ्यास करते हैं। उसका प्रक्रिया है, लंबा सांस लेना है, धीरे से श्वास छोड़ना है। कपालभाति के बाद करते हैं। ये शोधनादि क्रिया से हमने योग अभ्यास चालू किया, तो जो टॉक्सिन्स है हमारा, पहले से वो टॉक्सिन्स पूरा निकालने के बाद हमने आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि किया, तो उसका प्रभाव ज़्यादा मिलता है। इसलिए विशेष तौर पर हठ योग में शोधन से हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना के बाद शोधन हो गया। और भी कुछ क्रियाएं हैं। अग्निसार क्रिया करते हैं। खड़े बैठकर भी कर सकते हैं हम लोग अग्निसार क्रिया, खड़े होकर भी क्रिया कर सकते हैं। अग्निसार करने से पूरा हमारा पेट को हम आगे पीछे घुमाते हैं। उसके असर पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, और पूरा शरीर में एक संचलन पैदा होता है। ये सारे प्रक्रिया है हमारा श्वास को नियंत्रण करना, श्वास को रेगुलेट करना, श्वास को दीर्घ और सावधानी से करने की प्रयास करना है। डॉक्टर रेड्डी, ये क्रियाएं करते समय किस तरह की सावधानी रखे कोई भी व्यक्ति जब शुरू कर रहा है? खान पान को लेकर कितने पहले खाना खाना है, इस तरह की कुछ बातें आप बताएं। हाँ, जो भी अभ्यास करते हैं हमें खाली पेट में करना चाहिए। अदरवाइज हम कहते हैं कि लाइट स्टमक जो होता है वो करना चाहिए। विशेष तौर पर हमारा टॉक्सिन्स है, मल मूत्र इत्यादि हमारा सारे त्याग करने के बाद, हाँ, त्याग करने के बाद ही हमें अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई समस्या है, क्या उसको कोई सावधानी रखनी? दो चीज़ें हैं कि एक तो कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जो भी होगा वहाँ सावधानी होना चाहिए। कुछ अभ्यास तो सावधानी नहीं करना, क्या वो करे या ना करे? नहीं, कुछ अभ्यासों को नहीं करना है। अच्छा, ये अभी हमने कपालभाति दिखाया और अग्निसार क्रिया है, तो कोई कार्डियक पेशेंट तो वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, ये सीवियर बैकएक हो, क्रॉनिक स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सारे होते हैं, बहुत सारे आसनों को, अभ्यास को नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर वहाँ चिकित्सा में आ जाती है। चिकित्सा में क्या होता है, कुछ तो ये एक प्रोटोकॉल होता है कि कुछ चीज़ों के बाद वो स्पेशलाइज्ड है, लेकिन जो भी हम दिखा रहे हैं
आमतौर पर जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स नहीं है वो सारे ये अभ्यासों को कर ठीक है, सकते तो ये तो आसनों की शुरुआत हो गई। हम दोबारा ये आसन और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, एक बात जो डॉक्टर रेड्डी ने शुरू में कही कि प्रार्थना से शुरू करिए, योगासन जब भी करते हैं प्रार्थना में अपने ध्यान को एकाग्र करिए, मन को केंद्रित करिए। हम जैसे लोगों की दिक्कत ये है, जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तो मन प्रार्थना के अलावा सब जगह हो आता है, तो कैसे केंद्रित होगा? ये इसका कोई उपाय है? जी हाँ, इसके उपाय है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भटकना, और ये एक खास पैटर्न में भटकता है। पहले बिगर सर्किल में भटकता है, उसके बाद जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वैसे वैसे इसकी सर्किल छोटी होती जाती है। तो सबसे पहले तो बात है कि कई प्रकार के लेसन्स, कई प्रकार के हमारे यहाँ पाठ्य ऐसे बनाए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिससे हम अपने मन को धीरे धीरे लार्जर सर्किल से स्मॉलर सर्किल में ला सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, दुनिया, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, दुनिया आजकल फास्ट फूड वाली हो गई है, सबको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। जी जी। तो कुछ ऐसा कोई उपाय है जल्दी वाला, हमको बता दीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने मन को केंद्रित कर सकें। एक छोटा सा इसका अभ्यास जिसको त्राटक कहते हैं, अपने सामने आप कोई चित्र रख लीजिए, चाहे वो कोई किसी व्यक्ति का हो, किसी देवता का हो, कोई आकृति हो, कोई नेचुरल सीनरी हो, उसको आप निर्निमेष दृष्टि से देखिए, आंखें खोल करके बिना पलक झपकाए हुए, और जब आपकी आंखें थक जाए तो आंखों को बंद करके फिर उसी चीज़ को अपने मन के अंदर देखने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि 2 सेकंड 4 सेकंड के बाद आपका मन उस सीनरी से या उस दृश्य से हट जाए, फिर आंखें खोल करके उसको देखिए। 1 हफ्ते 10 दिन के अभ्यास करने से आप एक बार देखने के बाद उन चीज़ों को अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं। जी। और कुछ मंत्रों का भी बताया गया है कि हमने मंत्रों का उच्चारण करने से, विशेष तौर पर हमिंग साउंड जो होता है, उससे मन बहुत जल्दी से काबू में आ जाता है, नियंत्रण हो जाता है। जी डॉक्टर मधु, ये जो जीवन शैली संबंधित रोगों की बात हो रही है, जिसमें हमने अगर कारण जानने की कोशिश की तो तनाव एक बड़े कारण के रूप में आया है, दूसरा खान पान, और तीसरा व्यायाम न करना। अब इन तीनों जो मुख्य कारण हैं उनकी तरफ से देखें और योग से इसका संबंध देखें, तो क्या साइंटिफिक मेथड से या मेडिकल साइंस के तौर पर क्या कुछ शोध हुए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति योग करेगा तो उससे लाभ होगा, या फिर शरीर में कुछ बदलाव आएंगे जो लाभकारी हो सकते हैं? साइंटिफिक लिटरेचर में जो मॉडर्न मेडिसिन का रिसर्च है उसमें भी रिसर्च हुआ है योग को लेके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायबिटीज़, की डायबिटीज़ के मरीज को इससे लाभ होगा या नहीं होगा, और डायबिटीज़ रोकने में या इससे बचाव होने में क्या इसकी कोई लाभ होता है या नहीं। पहले मैं बताऊंगा आपको जो डायबिटीज़ के पेशेंट ऑलरेडी जो ग्रस्त हो चुके हैं उनके लिए कितना उसका बेनिफिट है। कई रिसर्च स्टडीज़ ये संकेत देती हैं कि योगा जो है वो लाभदायक हो सकता है। ज़्यादातर वो शॉर्ट टर्म है, मतलब 6 हफ्ते की, 12 हफ्ते की या 10 हफ्ते की स्टडी है, जिसमें देखा गया है कि डायबिटीज़ के विषय में कि ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में आ जाता है, पहले से बेहतर हो जाता है, और डायबिटीज़ में और भी जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, उन पे भी उनका कुछ असर होता है जो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और भी ठोस रिसर्च की ज़रूरत है, और बड़े पैमाने में और लंबे समय तक इसका रिसर्च करके स्पष्ट रूप से ये कहें कि इसका ये है। बट एक चीज़ मैं सावधान करना चाहूँगा कि जैसे अभी पहले भी जिक्र हुआ है कि हम इमीडिएटली चमत्कार की ओर जाते हैं जी। और अब अगर हम ये कहें कि उसका लाभ होता है, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि उससे क्योर हो गया और डायबिटीज़ से अब हमें छुटकारा मिल जाएगा और ज़िंदगी भर हमने एक बार योग कर लिया तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और कोई उपचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोच गलत है। डॉक्टर रेड्डी, ये इस तरह की जो धारणाएं हैं जहां कुछ लोग ये दावे करते हैं कि आप 1 हफ्ता योग कीजिए, 10 दिन योग कीजिए, 1 महीना योग कीजिए और दवा बंद हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो इस तरह की धारणाएं हैं, क्योंकि जो लोग दवा छोड़ देते हैं जाहिर तौर पर, जैसा डॉक्टर मधु ने कहा, उनको काफ़ी नुकसान होता है। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति योग करता है, किस तरह के बदलाव शरीर में आते हैं जिससे कोई भी बीमारी और ख़ास तौर पर मधुमेह में लाभ होता है। जरूर, डॉक्टर मधु जी ने सही कहा। हमने यहाँ कोई रिस्क फैक्टर नहीं लेना। एक बार मधुमेह डायग्नोज हो गया, सबसे पहले उनको सही ढंग से दवाइयाँ लेना चाहिए। दवाई के साथ साथ आप योग अभ्यास प्रारंभ किया, योग अभ्यास 8-10 दिन में या 1 हफ्ते 1 महीने में आप कुछ क्रियाओं को सीख सकते हैं। सो उसके बाद आपको जारी रखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। हमारा रिसर्च भी, ये संशोधन जो भी हुआ है उसे ये दिखाता है कि पहले हमने सिखाने के लिए 3 हफ्ते 1 महीने लगता है जी। उसके बाद हमारा परिणाम चालू हो जाती है। ऐसा ऐसा अपना 3 महीने 8 महीने ऐसे अभ्यास करने से
दवाएं का जो मात्रा है कम हो जाती है। लेकिन योग अभ्यास जरूर जारी रखना, तभी हमारा मधुमेह हमेशा नियंत्रण डॉक्टर में रेड्डी, हम चाहेंगे कि कुछ और योगासन हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि yes. किस तरह से, एक तो ब्रीदिंग हो गया, प्राणायाम के बाद कैसे आगे का अभ्यास कर सकते अब हम अभ्यास करेंगे, कुछ खड़े होकर अभ्यास करेंगे। मधुमेह का और मानसिक के मन का नियंत्रण की बात करते हैं हम। वृक्षासन, अभी हमारा जो सामान्य योग अभ्यास क्रम हमने प्रस्तुत किया था, वहाँ भी हमने खड़े होकर एक वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। वृक्षासन में क्या होता है कि बॉडी अलाइनमेंट की बात होती है। जो भी योगाभ्यास करते हैं, हमारा जो भी सारे शरीर है उसको एक अलाइनमेंट प्रॉपर ढंग से हमें करने से एक बॉडी अलाइनमेंट आता है। आप देख लीजिए वृक्षासन, पूरा एक शरीर एक लाइन में खड़ा हो जाते हैं। शरीर और मन का समतोलन लाने में वृक्षासन बहुत फायदेमंद होते हैं। उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस फैक्टर है वो भी कम हो जाते हैं। वापस आइए। और हम अभ्यास करते हैं त्रिकोण आसन। विशेष तौर पर खड़े होकर करने में जो आसन है त्रिकोण आसन बहुत लाभदायक है। हमने ज़्यादातर लैटरल बेंडिंग आसन नहीं करते, जो बाजू वाले जो बेंडिंग करते हैं वो नहीं करते। त्रिकोण आसन विशेष तौर पर हमारा लीवर है, पेंक्रियाज है और जो लंग्स है उनका कैपेसिटी बढ़ाने में और उनका क्षमता बढ़ाने में बहुत लाभदायक हो सकता है। ये आसन हमने जो मधुमेह का जो योगा प्रोटोकॉल है उसमें हमने सम्मिलित करते हैं जी। और जैसे योग में आपने देखा है कि एक बार हमने एक बाएं तरफ दिखा रहे हैं, दाहिने तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास बाएं और दाहिने दोनों तरफ करना चाहिए जो है जी। और इन Left and आसन right को side। करते समय कोई खास सावधानी? नहीं, खास सावधानी नहीं, ये सारे सामान्य तौर पर ये सभी लोग कर सकते हैं। इवन दिल का क्रॉनिक नहीं है तो सारे लोग कर सकते हैं। और किसी योग शिक्षक के निर्देशन में ही किया जाए? ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए योग अभ्यास जो भी प्रारंभ करेंगे ये तज्ञ योग शिक्षक के जरिए अभ्यास किया तो समाधान ज़्यादा मिलता है। जी। अब इसमें एक दो महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर रेड्डी वो भी आपसे पूछते चले। दीपक श्रीवास्तव हैं, इन्होंने हमें ईमेल भेजा। इन्होंने लिखा है कि कई जो आसन हैं वो जो आपने अभी दिखाए थे इससे पहले, ये खड़े होने वाले नहीं, इससे पहले वाले, चाहे वो कपालभाति या कुछ भी, तो बैठ के करना है। इनको है घुटने की शिकायत, इनके घुटने जो हैं वो परेशान करते हैं इनको। इन्होंने लिखा है कि बहुत से लोगों को ये समस्या होती है। अब जिनको ये शिकायत है वो ये आसन जो आप जिसमें सुखासन या पद्मासन लगाने को कहते हैं, लगता ही नहीं। आपके दोनों योगाचार्यों ने तो इतने अच्छे से ये सब कर दिया, तो लेकिन कोई व्यक्ति कैसे करे इसको? नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पारंपरिक आसन देख ले तो बहुत छोटा सा है। हठ योग में सिर्फ 15 आसन का उल्लेख है, घृण संहिता में 32 आसन का उल्लेख है, लेकिन हमें आजकल कई 100 आसन को देखना जाता है, देख सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि वहाँ प्रिंसिपल क्या है, तत्व क्या है। हमने अभी बैठकर आसन कर रहे हैं, समम काया शिरोग्रीव, आपका जो मेरुदंड सीधा होना चाहिए, शरीर समतोलन में बैठ सकते हैं। सो आप क्रॉस लेग्ड नहीं कर सकते तो आप वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे तो आप चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन तत्व जो है उस आसन करने में कैसे होना चाहिए, वो तत्व को जरूर पालन करना चाहिए, तभी उसका लाभ हमें पहुंचा। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि योगासन करते समय किस तरीके से वो आसन किया जा रहा है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे उसका जो लाभ है वो बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति पर आ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं जीवन शैली से संबंधित रोग, खास तौर पर मधुमेह से बचाव और उसके प्रबंधन में योग के महत्व के बारे में। ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। योगासनों द्वारा मधुमेह में क्या लाभ हो सकता है, ये आज चर्चा का विषय है। टोटल हेल्थ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रेड्डी कुछ और आसन हम समझने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर हमारे कई दर्शकों के ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं वो कौन से योगासन हैं जिनसे मधुमेह में उन्हें बहुत लाभ होगा। हाँ, अब हमने खड़े होकर कुछ आसनों को दिखाया, अभी हम बैठकर जो बहुत सरल है बट
बहुत उपयोगी कार्य कुछ आसनों को बताएंगे। सबसे पहले हम उष्ट्रासन करते हैं। अभी बात हो रहा है कि उष्ट्रासन चालू करें। उष्ट्रासन कुछ लोग पूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग उसको अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन में क्या होता है कि हमारा जो छाती खुल जाती है और पेट का जो देख लीजिए आपका उसका पूरी ढंग से हमारा बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है। शरीर में एक तनाव जो भी होता है उसको पूरा निर्मूलन हो जाता है उसके अभ्यास करने से। अर्ध उष्ट्रासन करें। हमारा जो प्राण का संचालन है वो दीर्घ और नियंत्रित हो जाती है उष्ट्रासन अभ्यास करने से। वापस आई। लेकिन ये है कि जब भी कुछ आसन है तो उसका काउंटर पोज होता है। उष्ट्रासन का काउंटर पोज हमारा शशंक आसन होता है। शशंक आसन अभ्यास करें। ज़्यादातर हम आसन को एक्सरसाइज ढंग से करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ विन्यास है, श्वासक्रम है, दृष्टि है, स्थिति है, विश्रांति है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। उसको अभ्यास में सही ढंग से इस्तेमाल करने से उसका लाभ ज़्यादातर पर। ये शशंक आसन है। हमारा जो उष्ट्रासन में जो भी कुछ तनाव होता है उसका वो काउंटर पोज में उसको निकाला जाता है। वापस आइए। अब हम विशेष तौर पर पश्चिमोत्तानासन करेंगे। जो हमारा मोटापा की बात करते हैं हम लोग और हमारा मेटाबॉलिजिक जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बहुत करना चाहिए। यहाँ भी है पूर्ण ढंग से वो तो अभ्यास करके दिखाएंगे, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाते तो हमें उसको आधा भी करें, लेकिन जरूर करना है, नियंत्रित अभ्यास करना है। पश्चिमोत्तानासन ये तो मधुमेह नियंत्रण में बहुत लाभदायक आसन है उसका। वापस आए। अब हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छा आसन है कि शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, बहुत हमारे संशोधन भी दिखा रहे हैं कि अर्ध वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक तो अर्ध वक्रासन कर लीजिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन करें। जो विशेष तौर पर हमारा शरीर को मोड़ना है, ट्विस्टिंग करना है, ये आसन का है जी। जो योग शास्त्र में लिखा देखा तो अपने ज़्यादातर शास्त्रों में ये रोग नियंत्रण में ये आसन है ऐसे बहुत कम लिखा गया है। लेकिन ये मत्स्येंद्रासन का उल्लेख करते हुए हमारा पैंक्रियाज है, लीवर है, उसका क्षमता बढ़ाने में और उसका जो भी माल फंक्शनिंग होता है उसको नियंत्रण करने में, उसको सुधारने में ये दोनों आसन बहुत लाभदायक है। डॉक्टर रेड्डी, ये जो सभी आसन हैं, एक एक आसन को कितनी देर के लिए किया जाए? और ख़ास तौर पर ये जो आसन है इसके अंदर जिन लोगों को मान लीजिए घुटनों की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, तो शुरुआत में करते समय अभी प्रारंभिक अवस्था में है, क्या ध्यान रखें? नहीं, जो हम अभ्यास यहाँ सिखा रहे हैं ये तो बहुत समय के बाद ये पूर्ण रूप से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने उसको पूर्व कर्म कहते हैं कि वो आसन करने से पहले कुछ आसनों को या कुछ मूवमेंट्स कहते हैं हम लोग, उसको सिखाते हैं, उसके बाद ही ये आसन कर सकते हैं। और कितने समय के लिए किया जाए? नहीं, एक एक आसन को हमने अंतिम जो स्थिति होती है उस स्थिति में हमने कम से कम 10 सेकेंड अपना 3 ब्रीदिंग जो होता है कि श्वासोच्छ्वास का वो मिनिमम होना चाहिए। हम मैक्सिमम 1 मिनट तक हमने अंतिम अवस्था में स्थिर, सुख और प्रयत्नशील, ये 3 प्रिंसिपल्स है, तत्व है, ऐसे हमने बैठ के तो आसन का लाभ तब होता है। वो व्यायाम ढंग से किया तो आसन का लाभ होता है लेकिन कम होता है। डॉक्टर मिश्रा, ये तो बात हुई कि योगासन व्यक्ति कर रहा है, इसके साथ जीवन शैली में और क्या बदलाव होने होंगे कि जिस तरह से ये जो योगासन है इनका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से या पूर्ण प्रभाव ले सके व्यक्ति? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। जीवन शैली के बदले बगैर हम लोग योगासनों का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ राजयोग में जीवन शैली से संबंधित यम और नियम का वर्णन किया गया है, जो पहला और दूसरा स्टेप है। और यम और नियम जो है वो पूरी तौर पर जीवन शैली से संबंधित है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, तो ये सब चीज़ें, चोरी न करना, झूठ न बोलना, सही नैतिकता से काम करना, तो इसको जीवन शैली में हम लाएंगे। अपने व्यवहार में अपने कर्मों को भी बदलना होगा, अपने सोच को भी बदलना होगा और अपने जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, व्यवहारिक एक्टिविटी, उसको भी बदलना होगा। क्योंकि एक बात जान लेने की जो आवश्यकता है, हमारा जो रोग होता है वो हमारे जो आंतरिक कंट्रोल सिस्टम है उसमें गड़बड़ी होने से होता है। हमारे 3 कंट्रोल सिस्टम है, नर्वस कंट्रोल, इंडोक्राइनल कंट्रोल और हमारा जेनेटिक कंट्रोल। और इन तीनों कंट्रोलों को सूक्ष्म शरीर कंट्रोल करता है, प्राण कंट्रोल करता है। प्राणों का प्रवाह जब व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा तो ये कंट्रोल गड़बड़ हो जाते हैं और उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है विभिन्न रोगों के माध्यम से।
प्राणों का प्रवाह जो है वो एस्ट्रल चैलेंज में होता है, जिसको नाड़ी कहते हैं। हमारे थॉट से भी अगर हम हिंसक विचार कर लें, हम अपने अनैतिक जीवन जीने लगें, या हमारे क्रियाएं ऐसी हों जो हिंसा पर या और किसी चीज़ पर हैं, तो उससे हमारे नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न होता है और उस अवरोध के कारण प्राण का प्रवाह संतुलित नहीं होगा। इसलिए जीवन शैली को संतुलित करना है और नैतिकता का जीवन जीना है, ये भी आवश्यक है, तभी योग का हम लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपने प्राण की बात कही। बहुत से लोगों को लगता है कि प्राण सिर्फ श्वास है, श्वास ही प्राण है। उस पर भी जरा चर्चा करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं श्रीकांत जी बेंगलुरु से टेलीफोन लाइन पर। श्रीकांत जी, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। योग शब्द को इंग्लिश के अल्फाबेट से अगर लिखा जाए तो ये इसके नंबर बनेंगे 47 और उसी साल में हम आजाद हुए थे। तो अगर हम योग करेंगे तो हम बीमारियों से भी आजाद हो जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि मैं दमे का रोगी हूँ, 5 साल से मैं योग कर रहा हूँ और काफी कुछ कंट्रोल में है। पिछले 6 महीने से मेरे घर के बगल में एक मकान बन रहा है जिसका धूल गर्दा आता है और फिर मुझे दमे में तकलीफ होने लगी। मैं भाई साहब ये जानना चाहता हूँ कि क्या दमे में स्वच्छता जरूरी है और दमे में कोई ऐसी भी क्रिया है जिससे धूल गर्दे को बाहर निकाला जा सकते। और अंतिम बात ये कि योग जो है वो फ्लैट में कर सकते हैं या बाहर में भी जाके करने से अच्छा रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर रेड्डी, एक बात जो श्रीकांत जी कह रहे हैं उस हवाले से भी कि इनको दमे की शिकायत है, योग से लाभ है, लेकिन बहुत से लोग जो कार्यक्रम के शुरू में भी आप लोगों ने ये बात कही, चाहे वो दमा हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे वो मधुमेह ही क्यों ना हो, कोई भी किसी व्यक्ति को ऐसा रोग है जिसकी वो नियमित उसे दवाई खानी होती है। योग करते हुए क्या वो ये समझ ले कि अब मैंने योग कर लिया 5 वर्ष 6 वर्ष, अब दवाइयां बंद? ये थोड़ा सा जरा बताइए। या मैं योग करूंगा इस रोग से मुक्ति हो जाएगी? जरा इस विषय पर चर्चा जरा। नहीं, जरूर। यहाँ एक बार हमने कोई रोग का शिकार हो जाती है, वहाँ मेडिकल सुपरवाइजन में ही योग अभ्यास करना चाहिए। जो भी योग शिक्षक है उनका चिकित्सा की नॉलेज है, वही लोगों से योग चिकित्सा लेना चाहिए। अभी तो आपको हृदय संबंधी बीमारियां, साथ साथ मॉनिटरिंग भी जरूरी है। मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए कहा कि मेडिकल सुपरविजन में ये सारे होता है। उसके साथ साथ हमने योग अभ्यास करते हैं। वो योग अभ्यास भी शिक्षक नहीं सिखाएंगे, योग चिकित्सक सिखाएंगे, क्योंकि हमको कुछ आसन नहीं करना चाहिए, कुछ क्रियाओं को नहीं करना चाहिए, कुछ क्रियाओं को इतने देर तक करना चाहिए, एक क्रिया करने के बाद एक क्रिया करना चाहिए। ये सारे चिकित्सा का एक प्रोटोकॉल है। आपको बीच में बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है। योग चिकित्सक सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सुपरविजन में करेंगे, मॉनिटरिंग होगी। इसी के साथ इतनी जानकारी आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में खासतौर पर ज्यादा है। आप ऐसा कुछ करेंगे इससे नाड़ियां खुल जाएंगी हृदय की, ये करेंगे मधुमेह की दवाई बंद हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो जाएगी, कैंसर दूर हो जाएगा। कई ऐसे लोग दावे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दावे तो है सभी बीमारियों में। कोई ऐसी स्टडी हुई है क्या? ऐसा कहा जाता है? स्टडी हुआ है एज ए एडजेंक्टिव थेरेपी जो है उसके हिसाब में योग का जरूर लाभदायक है। एडजेंक्टिव थेरेपी से मतलब उसका हम क्या समझें? ये मतलब है कि आप दवाइयां भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ योग अभ्यास कर। तो दवाइयां बंद नहीं हुई, दवाइयां कम हो जाएंगी, कम हो जाए। नहीं, जरूर आपने नियमित ढंग से योग अभ्यास किया तो बीमारी से मुक्ति भी पा गए। ये बात नहीं, हम नहीं करेंगे। डॉक्टर मधु एक टिप्पणी करना चाहते हैं, उसके बाद हमें ब्रेक लेना। जी, अभी चर्चा हुई है, ये एज एन एडजंक्ट ट्रीटमेंट ही समझना चाहिए इसको, और उसका लाभ पूरा होगा। हमें दोनों सिस्टम्स का मिश्रण करना पड़ेगा, एक दूसरे को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि योग करें तो मॉडर्न मेडिसिन छोड़ दें या मॉडर्न मेडिसिन करें तो योग छोड़ दें। दोनों का जो लाभ है उन दोनों को हम सप्लीमेंट करके दोनों का फायदा लेना चाहिए। इसलिए मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, दवाइयों की भी आवश्यकता है, और योग जहाँ जहाँ योग का बेनिफिट है वहाँ योग का भी आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं इसमें एग्जाम्पल जरूर देना चाहूँगा दर्शकों के लिए खासकर, कि जो इस चमत्कार जो हो कर की बात करते हैं उससे प्रभावित होकर वो दवाई छोड़ देते हैं। कुछ केसेस में तो ठीक है, अगर माइल्ड है तो शायद शुगर बढ़ेंगे भी नहीं। और जब डायबिटीज़ की बीमारी होती है कई बार कोई सिम्टम भी नहीं होते, और वो सालों साल ये समझने लगते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और डायबिटीज़ जो है वो क्योर हो चुकी है। लेकिन 4-5 साल बाद मैंने देखा है कि हमारे क्लिनिक में आते हैं, फिर वो उनको किडनी इफेक्ट हो चुकी होती है, उनके दिल पे दौरा पड़ चुका होता है और आंख खराब हो चुके होते हैं और पैर में कहीं उनका गैंग्रीन की संभावना हो जाती है। इसलिए ये उस एक्सट्रीम तक भी ना ले जाएं जी, और दोनों का फायदा जो है दोनों को मिला के लें। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन शैली की गड़बड़ी से जो बीमारियां होती हैं, अगर जीवन शैली का हिस्सा योग बन जाए तो उन बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन
जो किसी भी रोग की दवा ले रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। योग जीवन का हिस्सा बने, लेकिन चिकित्सक की सलाह के साथ ये सब करें। ये चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के साथ। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं योग आसन का महत्व, खास तौर पर जीवन शैली से संबंधित रोगों के पर। डॉक्टर रेड्डी, एक जो बात आ रही थी कि बहुत सारे लोग दवा बंद कर देते हैं और ये समझते हैं कि जो प्रभाव है वो ठीक हो रहा है, रोग जा रहा है। वहीं जो लोग दवा लेते हैं, हर दवा का एक ये माना जाता है कि साइड इफ़ेक्ट होगा। क्या वो जो दवाएं चल रही हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में क्या योग का लाभ होगा? ज़रूर, इसलिए मैंने ये बात कर रहे थे कि जब हम दवाएं लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। यहाँ हमने योग में और प्रकृति चिकित्सा में हमें टॉक्सिन्स जो होती है वो एक्यूमुलेट होती है, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे क्रियाओं को बताया। हम कुंजल करते हैं, धौती करते हैं, और हम कपालभाति करते हैं, बस्ती करते हैं, और अलग अलग अभ्यास करने से हमारा जो टॉक्सिन्स है वो। दूसरा है कि हम जो डाइट होते हैं, हमारा आहार पद्धति है, वहाँ भी हम नियंत्रित रखते हैं, उससे भी हमारा टॉक्सिन्स निकल जाता है। और जो प्राणायाम अभ्यास करते हैं वहाँ भी हमारा टॉक्सिन्स निकलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे योग के जरिए हम उसको कर सकते हैं। या ये बात कहना चाहूँगा कि जो एक बार आपका मधुमेह नियंत्रण हो गया, आपको दवाई बंद हो गई या कम हो गई, लेकिन योग अभ्यास जारी रखना है। हमने दोनों छोड़ दिया, मैं ठीक हो गया, दवाई भी बंद कर दिया, लेकिन ये योग अभ्यास भी बंद कर दिया। जरूर डॉक्टर साहब ने जो बताया, जरूर हमारा उसका तो यहाँ नुकसान ज़्यादा इस बात पर मतैक्य है, हम सब एक मत हैं कि दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी है और बिल्कुल निर्देशानुसार ही ये सब चीज़ें करनी है। डॉक्टर मिश्रा, एक बात आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, अगर हम अध्यात्म के स्तर पर बात करें, ये तमाम क्रियाएं करते हुए जीवन शैली में हम अध्यात्म की ऐसी कौन सी क्रियाओं को अवश्य शामिल करें? दिन में कहीं भी बैठे हुए हैं, हमें 5 मिनट, मान लीजिए आपसे ही मिलने गए और इंतजार करना पड़ रहा है हमें 10 मिनट, तो क्या हम इस समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं कुर्सी पर बैठकर कभी भी किसी भी जगह? बहुत सुंदर। आप कभी भी किसी भी समय, बस में, अपने मेट्रो में या ट्रेन में, गाड़ी चलाते समय, किसी भी समय, योग जो है वो केवल शरीर से नहीं हो रहा है, माइंड से भी कर सकते हैं। आप योग को अपने थॉट प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो सकारात्मक सोच की हमेशा एक आवश्यकता है। आप कहीं बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों ने इसके लिए तो बहुत सारे साधन बताए हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि व्यवहारिक रूप से, बहुत हम गहराई में नहीं जाए आध्यात्मिक, हम ये चाहेंगे कि यदि आपको कोई रोग है, किसी पॉइंट पर रोग है, किसी शरीर के किसी अर्थराइटिस है या किसी हार्ट का प्रॉब्लम है या कहीं दर्द है, तो मेंटली आप अपना ध्यान उस पॉइंट पर केंद्रित करें और अपने आप को ऑटो सजेशन ही दे, सकारात्मक सोच करें कि मैं सही हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। ये ब्रह्मांड से जो हीलिंग शक्तियाँ हैं वो उस जगह एकत्रित होकर के वहाँ के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसको बाहर निकाल रही हैं। एक चीज़ और, बहुत से लोग आज के समय में बहुत निराश भी रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुखी हैं, और फिर वही बात हो रही थी कि मन से शरीर प्रभावित होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई क्रिया बताएंगे आप? जी हाँ, ऐसे लोगों के लिए, चूँकि अवसाद जो है वो मन से संबंधित है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट या इसके जो क्रिया है वो भी मन से ही शुरू होनी चाहिए। और अवसादग्रस्त व्यक्ति को हमेशा 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो अवसाद किस कारण से होता है? कोई व्यवहारिक समस्या है, उसके कारण से होता है। तो उनको योग कहता है, एक ईश्वर प्रणिधान नामक एक हमारे यहाँ एक शब्द है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति गहराई से जान ले कि सब कुछ यहाँ एक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है पूरी सृष्टि में।
हताश व्यक्ति को के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा। वो क्या क्रिया क्या करे? वो हमेशा ये सोचे कि हमें हमारा आने वाला हर समय हर क्षण वो अच्छा होगा और ये समस्या स्थायी नहीं रहने वाली है। ये समस्या एक दिन समाप्त हो जाएगी और हर समस्या अंधेरे के बाद जैसे प्रकाश होता है वैसे ही समस्या के बाद अच्छाई की तरफ हम बढ़ेंगे। इसको सकारात्मक सोच की बात है। डॉक्टर मधु, अभी तक हमने बात की वो लोग जो ग्रस्त हो चुके हैं मधुमेह से, उनमें क्या लाभ हो सकता है योग से। अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या फिर वो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, दूसरे कई अन्य कारण हैं जिससे उनको खतरा है, हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। वो अगर योग करना शुरू करेंगे, क्या कहती हैं स्टडीज़, किस तरह का प्रभाव होगा? क्या इसको डिले या फिर इससे बचाव होगा? मैं ये मानता हूँ कि योग का जो प्राइमरी जो लाभ है वो प्री डायबिटिक्स को डायबिटीज से कन्वर्ट होने से रोकने का है। उसमें मेरे ख्याल से सबसे विशेष लाभ मिलेगा योग का। एक बार ग्रस्त हो जाए तो है जो भी उसकी लिमिटेड बेनिफिट जो भी है एज एन एडजंक्ट, एज ए लाइफस्टाइल चेंज, वो तो है ही। बट लाइफस्टाइल का जो इम्पैक्ट है, जो प्रिवेंशन में ज़्यादा आता है, रोकथाम में ज़्यादा आता है। और प्री डायबिटिक्स हम एक स्टडी भी कर रहे हैं, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़े पैमाने पे एक एविडेंस पैदा करें जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके, और 3 साल तक हम योग दें। ये नहीं कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते से कुछ नहीं लाभ मिलेगा, और एक तरह से वो जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए जी। और फिर देखें कि प्री डायबिटिक्स जो है उसमें से डायबिटिक के कन्वर्शन में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। और अगर ये एविडेंस हमें निकल के आता है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा योगदान होगा और हमारे कंट्री में जो डायबिटीज़ की समस्या है उसके रोकथाम में ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा। और रिसर्च की और रिसर्च, इस तरह की रिसर्च की आवश्यकता है। तो बहुत सारे शोध करने की आवश्यकता अभी है इस क्षेत्र में। चर्चा को जारी रखेंगे डॉक्टर मधु। उससे पहले आर.डी. शर्मा जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। शर्मा साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरी उम्र 56 साल है और मुझे 2-3 महीने से बीपी की प्रॉब्लम हुई है। डायबिटीज है नहीं, तो मैं मेडिसिन शुरू की है डॉक्टर ने, तो उसमें मुझे क्या केयर करनी चाहिए जो बीपी भी कंट्रोल हो, डायबिटीज ना हो? जी, बीपी की इनको समस्या है डॉक्टर रेड्डी, और ये चाहते हैं कि मधुमेह न हो, शायद हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो किस तरह के योगासन किए जा सकते हैं इनके द्वारा जिससे ये जो खतरा है कि मधुमेह होने का खतरा है उसको कम किया जा सके या बचाव कर सके? विशेष तौर पर जो हाइपरटेंशन होता है वहाँ हमारा 3-4 सिंपल आसन, भुजंगासन है और ये उत्थान पादासन है, अर्ध हलासन है। उससे ज़्यादा हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किस तरीके से किया जा सकता है, आप जरा अब हम अभी नाड़ी शोधन अभ्यास करके दिखाते हैं हम लोग। जो सिंपल प्राणायाम अभ्यास है विशेष तौर पर हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो भी है प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो उससे पहले हमने प्राणायाम तो सीधा ढंग तक नहीं कर सकते, उसके पहले हमने शोधना क्रियाएं करते हैं, उसके बाद कुछ आसन का अभ्यास करते हैं। जैसे हमने भुजंगासन देखा, हमने उत्थान पादासन देखा, अर्धासन देखा। सो हमने संशोधन से यही प्रतीत होता है कि ये कुछ आसन है हमारा हाइपरटेंशन को और मधुमेह को नियंत्रण करने में, दूर रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। लंबा सांस लेना है, बाएं सर से अपने सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाहर से लेना है। दीर्घकाल से अभ्यास करते करते हो गया तो मन भी शांत होता है और हमारा प्राण का संयम हो जाती है। प्राण का संयम होता है तो मन और शरीर में एक तादात्म्य आ जाती है। वो तादात्म्य से हमारा आरोग्य का वृद्धि होती है। डॉक्टर रेड्डी, ये जो तमाम हमने चर्चा की है कार्यक्रम में, इसमें एक जिक्र ज़रूर आया कि जो अनुशासन है या चीज़ों को समय से करने की बात है कि अगर योग भी कर रहे हैं तो लगातार करें, लंबे समय तक करें तो लाभ होगा। ऐसे में जो आजकल की जीवन शैली है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, जहाँ प्रिवेंशन की बात आई और डॉक्टर मधु ने कहा कि प्रिवेंशन में योग का लाभ होगा, वो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं। आज मॉर्निंग में जाना है, किसी दिन दोपहर को, किसी दिन रात में। ये जो फ्लक्चुएशन है जिसमें नींद की बात होगी, खाना खाने की बात होगी और जो पूरा लाइफस्टाइल है उनकी प्रक्रिया बदल रही है रोज़ाना या फिर बहुत जल्दी, क्या इसका कोई प्रभाव होगा? जरूर। जीवन शैली बार बार हम बदलने से, जो साइकिल होती है हमारा, जो साइकिल बार बार बदलने से जरूर उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जो हमें नींद इतनी ढंग से नहीं कर रहे हैं, जो हमने योग निद्रा का आविष्कार किया, शवासन का अभ्यास किया, तो नींद का जो क्वालिटी है कम समय में वो क्वालिटी बढ़ सकती है और शरीर जो तनावग्रस्त हो जाती है, सो तब उसका कुछ आसन अभ्यास करने से वो तनाव मुक्त हो जाती है। सो इतना ही हम कर सकते हैं। लेकिन जो बार बार अपने शरीर का जो साइकिल है
खाने का और सोने का जो साइकिल आप बदलते रहेंगे, उसका असर जरूर शरीर और मन पर पड़ेगा, बीमारी बचेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद डॉक्टर मिश्रा ये संभव ना हो कि वो अपनी नौकरी बदल पाएं या अपना शेड्यूल बदल पाएं, तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें वो इसके साथ में जोड़ सकते हैं जिससे ये जो कमियां हैं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है या फिर खान पान का जो समय है वो एक सा नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सके? उसके लिए ये आवश्यक है कि एक तो कि अब चूँकि हमारी जीवन शैली बदल रही है, सिस्टम्स बदल रहे हैं, काम करने का ढंग बदल रहा है, तो हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ इस तरह के शिफ्ट में काम होते हैं ऑफिसेज में, वहाँ कुछ समय के लिए ऐसे लोगों को इस तरह के अभ्यास करने का कुछ अवसर देना चाहिए, स्थान होना चाहिए। अगर उनकी ये आवश्यकता है कि वो शिफ्ट में ही काम करें तो उसको तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो ब्रेक्स लिए जा सकते हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे अभ्यास किए जा सकते हैं। और वेस्टर्न कंट्री में अब हो चुका है जहाँ वो लोग को एक अलग कमरा बनाया हुआ है जहां वो शवासन कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं और कुछ तरह की छोटी मोटी ये अपना आसन का भी अभ्यास किया जा सकता है। हमारे संस्था में हमने छोटे छोटे 6 पैकेज बनाए, जो पूरा योग प्रोटोकॉल है हमने 6 भागों में बांटकर, हमने पूरा सवेरे कुछ कर सकते हैं, शाम को, दोपहर में, और पूरा हमारा जो कामकाज में उसको इस्तेमाल किया तो हमने पूरा योग का लाभ उठा सकते हैं। जी डॉक्टर रेड्डी, जो बात हम लगातार कार्यक्रम में करते रहे कि चमत्कारों की उम्मीद ना करें, इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, योग वही होना चाहिए। हमारे एक दर्शक ने लिखा है, ऋतिक है उनका नाम, कि वो चश्मा लगाते हैं, पावर प्लस माइनस वो तो नहीं लिखी, शायद -3 है, मैं भी बिना चश्मे के पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने ये लिखा है कि मुझे कुछ ऐसी क्रियाएं बताइए कि मेरा चश्मा उतर जाए। ये जो जिस तरह की चीज़ें हैं, ज़रा एक टिप्पणी करने के बाद हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे योगासन आप ज़रूर बताएं ताकि आज जो आपने योगासन बताएं उनके साथ और कौन से वो क्रियाएं हैं जो करें जिससे उनको लाभ मिले। नहीं, वो विशेष तौर पर जो अंक का जो चश्मा उतारने के लिए बहुत से लोग ऐसे नहीं, ये कम करने के लिए हमने जो मायोपिया कहते हैं कि 0.25 है, 0.5 हमने पूरा उसको निकाल दिया है कि योग अभ्यास है। वहाँ नीति, कपालभाति, धौती जो है उसको अभ्यास नियमित ढंग से करें, प्राणायाम अभ्यास करें, उष्ट्रासन का अभ्यास करें, और भी कुछ आसन का जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसको नियमित करें। लेकिन विशेष तौर पर आपको चश्मा को जो नंबर है कम करने के लिए त्राटक का आविष्कार हुआ है। वो कितनी देर तक वो अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद आंखों का जो विश्रांति विधान है, हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं, पामिंग करते हैं, उसको सारे हम थोड़ा सा पामिंग वगैरह दिखाइए, हम जो भी है त्राटक अभ्यास करके वो दिखाइए। आंखों की क्रिया वैसे भी आजकल बहुत आवश्यक हैं, लोग बहुत कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल फोन बहुत देर और तक। बीच बीच में हमने जब भी हम काम करते हैं कि थोड़ा सा 1-2 घंटे में 10 सेकेंड और 15 सेकेंड तक। पामिंग में क्या ध्यान रखना? पामिंग मतलब थोड़ा सा हमने रबिंग करते हैं, जो हीट जनरेट हो जाती है, थोड़ा सा हम ऐसे कर लिया, स्ट्रेच कर दिया तो थोड़ा सा आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है। आंखों को दबाना तो नहीं ना? नहीं, आपने कपिंग करते हैं ना, ऐसे करके आराम से कपिंग करके ऐसा रखते हैं कि वो जो सर्कल है उस सर पर हमने करते हैं, उससे रिलैक्सेशन मिल जाता है। कितनी देर? लेकिन ये 10 सेकंड 15 सेकंड तक कितना ही काफ़ी है। दिन में कितनी बार? लेकिन 5-7 बार करें जब भी मौका मिलता है, थोड़ा थोड़ा। कौन सी 1-2 क्रियाएं और कुछ और आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है आजकल के, खासतौर पर अगर हम युवाओं की बात करें? युवाओं के लिए हम तनाव की बात करते हैं, हम भ्रामरी प्राणायाम बहुत पसंद करते हैं। जी। जब भ्रामरी का प्राणायाम करके दिखाई, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि मॉडर्न मेडिसिन जो प्रोफेशनल्स है वो भी सहमत है, जब भी हम हमिंग साउंड करते हैं, सही ढंग से हमिंग साउंड किया, वो ट्रैंक्विलाइजर से काम करता है, ट्रैंक्विलाइजर से काम करता है। इसलिए हमने ओंकार का अभ्यास में देख लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम देख लीजिए, उज्जाई प्राणायाम देख लीजिए, सारे हमने फ्रिक्शंस करते हैं जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, उससे हमारा प्राण शक्ति भी बढ़ती है और उसके साथ साथ हमारा तनाव। ये कभी भी कर सकते हैं? हाँ, ये तो कभी सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसमें कोई खाने का, लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ शब्दों का हमने अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसमें भोजन का कोई अंतर रखने की आवश्यकता है? सोने गए उससे पहले भी करें तो भी फायदा होगा? भोजन करने के बाद तुरंत अभ्यास कर सकते हैं वज्रासन, उसके अलावा कोई आसन या कोई क्रियाएं को भ्रामरी के लिए वही 2 घंटे का लगभग हमेशा 1-2 घंटे जो भी खाना खाया, चाय पिया, कुछ नाश्ता किया, 1-2 घंटे तो जरूर छोड़ने के बाद ऐसे अभ्यासों को कर सकते हैं। जी डॉक्टर मधु, वो तमाम लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं और उनका लाइफस्टाइल भी फ्लक्चुएटिंग है, क्या इस तरह के योगासन जो करते हैं तो काफ़ी सारा उनको लाभ मिलेगा और बदलाव आएंगे और शायद बचाव की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सहायता होगी? योगा का जो मेन पोटेंशियल है या लाभ होने की वो संभावना है वो प्री डायबिटिक्स में है,
क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क पे हैं और हमारे कंट्री में करीब करीब 8 करोड़ प्री डायबिटिक्स ही हैं आज की डेट अगर आंकड़े देखें तो। जो समस्या हमारे कंट्री को फेस कर रहे हैं हम उसमें सबसे ज़्यादा लाभ प्री डायबिटिक्स को योगा करवाने में मिल सकती है, इसीलिए उसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। और ये स्पष्ट रूप से ये निकल के आई बात कि हाँ योगा प्रिवेंट करता है डायबिटीज़, तो हम इसको एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर थ्रू आउट द कंट्री बता सकते हैं जी। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, सुरजीत कौर जी हैं हरिद्वार से। स्वागत आपका, पूछे सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे को डायबिटीज है कई सालों से ना जी, तो इसलिए मैं ये पूछ रही थी, मेरे पैर उसमें बहुत ज्यादा सुन रहते हैं और कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है जी। तो क्या योगासन आप क्या करना चाहेंगी वो जानना चाह रही हैं डॉक्टर रेड्डी? नहीं, जैसे उनका एज तो हमें 50 साल से ज़्यादा है। कुछ क्रियाएं हैं, हमारा अर्धउष्ट्रासन है, वक्रासन का कुछ क्रियाएं हैं, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, विशेष तौर पर नाड़ी शोधन अभ्यास। जी, क्या आप कुछ आसन बताएं? और खास तौर पे शायद उन्होंने कहा कि उनके पैर भी सुन्न रहते हैं, तो क्या कुछ और क्रियाएं वहाँ पैर भी होते तो तब हम, इसलिए मैंने कहा कि वो भुजंगासन अभ्यास करें, शलभासन अभ्यास करें, करके दिखाते हैं हम लोग। और पवन मुक्तासन का भी थोड़ा सा धीरे से एक पाद पवन मुक्तासन अभ्यास करके दिखाइए, वो भी हमारा समाधान मिल जाता है उसका। और विशेष तौर पर जब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन श्वासोच्छ्वास तो कर सकते हैं, ऐसी क्रिया है कि अपने लेटकर आराम से कुछ दीर्घ श्वासोच्छ्वास नियमित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से अभ्यास भी किया, उससे भी हमारे बहुत फायदा होता है। क्योंकि योग का मतलब ही हमें सारे प्रक्रिया है, हमें ध्यान करने के लिए सारे प्रक्रिया बताते हैं। एक बार हमने ध्यान अभ्यास नियमित रूप से सही ढंग से किया, ये सारे योग अभ्यास का भी इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ते, क्योंकि मिश्रा जी ने शुरू में ही कहा कि योग का पूरा प्रभाव मन पर होना चाहिए। मन से हमने सारे नियंत्रण करते हैं, मन समाधान हो, फोकस हो और एक क्रमबद्ध थॉट्स आते रहते हैं, हमारा बहुत सारे बीमारियों को हम मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारे कुछ लोगों को लगता है डॉक्टर रेड्डी कि ये जो पूरा तमाम प्रक्रिया है इसे करने में काफ़ी समय लग जाएगा, सुबह नहीं कर सकते, सुबह ऑफिस जाना है, समय नहीं है, तो क्या शाम को किया जाए या सुबह के अलावा किसी और समय किया जाए तब भी लाभ होगा? विशेष तौर पर हम प्रिफर करते हैं सवेरे अभ्यास किया तो लाभदायक है, नहीं तो शाम को कीजिए। अदरवाइज दोपहर में भी खाली पेट है तब अभी कुछ योग सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और कितने समय तक योग अभ्यास किया जाए? हर रोज हम तो 45 मिनट का अभ्यास का, आधा घंटे से 45 मिनट अभ्यास किया तो उसको लाभ ज़्यादा मिलता है। डॉक्टर मिश्रा, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण लोगों के मन में रहती है कि हम योग हमने करना शुरू कर दिया, इसका लाभ कितने समय में हमें दिखना शुरू हो जाएगा? क्योंकि सब लोगों को तो परिणाम चाहिए। इमीडिएट लाभ तो इमीडिएट भी मिलता है। आप अभी शुरू किएंगे तभी आपके शरीर में वेलबींग का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और ये आप खुद करके देखिए, अगर आप थके हुए हैं, सारे शरीर में जकड़न सा महसूस हो रहा है, मन गिरा गिरा है, आप योगाभ्यास करें और विदिन मतलब मिनट्स आप करते रहेंगे और आपके अंदर चेंज होना शुरू होता रहेगा। जहाँ तक रोग ठीक होने की बात है कि रोग पर इसका कितने दिन के बाद असर पड़ेगा, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये क्रमिक रूप से बहुत ही धीरे धीरे, जैसे बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से इसमें भी लगातार अगर काम करेंगे, ये नहीं कोई कह सकता है कि 3 महीना करें और एकदम खत्म हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केवल रोगी न इसको करें, रोगी तो करें ही, हम स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इसको करते रहेंगे तो कभी इसमें रोग के से ग्रसित होने की लेकिन मन पर बदलाव आपने जैसे कहा कि वो तुरंत ही आना शुरू हो जाता है, तुरंत आना, वेलबींग का एहसास होने लगता है, तुरंत इंस्टेंटेनियस होता है, करते समय ही होता है। शास्त्र में ये भी बताया, हेयम दुखम अनागतम, दुख तो आना ही वाला है, लेकिन योग अभ्यास करने से उसको दुख को दूर कर सकते, रोक सकते। जी, तो बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं योग करने के, ये आज हम जान रहे हैं अपने विशेषज्ञों से। टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 6 to 9 में हमने आपसे पूछा था कि याददाश्त में कमी यानी मेमोरी लॉस का कारण इनमें से क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे, सही जवाब है ऑप्शन डी। ऊपर दिए गए सभी विकल्प अवसाद, सिर पर लगी चोट या बढ़ती उम्र कोई भी कारण हो सकता है याददाश्त में कमी यानी मेमोरी लॉस का। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानेंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि मधुमेह के विषय में इनमें
से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मधुमेह रोग सिर्फ वृद्ध लोगों को ही होता है। ऑप्शन बी, मधुमेह से बचाव और इसके प्रबंधन में योग उपयोगी है। या फिर ऑप्शन सी, मीठा न खाना ही मधुमेह रोग का इलाज है। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ डी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपी मार्ग, दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 6 to 9 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर बासव रेड्डी से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से मिली हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपसे रिक्वेस्ट की इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। तिलक राज नंदा, 2 TA, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान। बहुत बधाई तिलक राज नंदा जी को। और इसी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ हमारे तमाम विशेषज्ञों का और योग शिक्षक जिन्होंने बताए हैं योगासन जो लाभकारी हो सकते हैं स्वस्थ रहने में। और आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कार्यक्रम देखने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि योग कीजिए क्योंकि खतरा सभी को है रोग से ग्रस्त होने का। अगर ठीक से योग का पालन किया जाए या फिर एक यौगिक जीवन जिया जाए तो बहुत कम किया जा सकता है इस खतरे को और अच्छी तरह से एक स्वास्थ्य से भरपूर जीवन हम लोग जी सकते हैं। चमत्कार के लिए नहीं लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए योग करिए। जलील मानिकपुरी का एक बड़ा अच्छा शेर, वो ये कहते हैं, आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। योग करना प्रारंभ कीजिए, स्वास्थ्य की परेशानियां दूर होने लगेंगी और सचमुच आपको बेहतर स्वास्थ्य की भावना आपके अंदर संचारित होने लगेगी। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।